आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। समय हर समय को देखता है। महाभारत में हस्तिनापुर की गद्दी के लिए हुए महाभारत का वह साक्षी रहा और वह अनंत काल से होने वाली हर घटना का गवाह होता है। आज महाराष्ट्र में भारतीय राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी और चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के इस्तीफे के अचंभे में डालने वाले ऐलान को भी उसने देखा। अगर समय के पास आवाज होती तो वह यह जरूर कहता, मैं समय हूं, मेरा चक्र घूमता रहता है। मैं इस बात का साक्षी हूं कि भारतीय राजनीति में शरद पवार ने बहुत सारे उलटफेर किए, सत्ता के लिए संबंध तोड़े और नए बनाए, कभी टूटे संबंधों को जोड़ा भी। लेकिन ये सारे निर्णय उन्होंने स्वयं को सत्ता में या फिर सत्ता के शक्ति केंद्र में रखने के अभिप्राय से किया। मैं यह देख रहा हूं कि 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने सत्ता के लिए जो घात का सिद्धांत अपनाया, आज उसी के हाथों वे हारते हुए से दिख रहे हैं। मैं समय हूं। समय और संयोग देखिए कि शरद पवार की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी घड़ी है। मामला ये है कि पवार ने राजनीति में स्टारडम बगावत के जरिए ही हासिल की और 38 साल की उम्र में वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन बैठे। आज उनकी ही पार्टी को उनके ही भतीजे अजित पवार तोड़कर महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहते हैं। कुछ लोगों को इस निर्णय पर आने में भले ही बहुत सोचना विचारना पड़े, लेकिन मैं आज आपको इस नतीजे तक पहुंचा दूंगा कि 45 साल पहले का समय चक्र आज फिर वहीं आकर खड़ा होता दिख रहा है। बागी चाचा का भतीजा भी बागी हो रहा है। ये स्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को लेकर के हैं। समय ने शरद पवार को आज इसी तरह देखा होगा जैसा हमने आपको बताया। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात 1978 की है। महाराष्ट्र में चुनाव थे और इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के दो गुट हो गए थे। वे दोनों मैदान में थे। एक का नाम था कांग्रेस आर, जिसके नेता थे ब्रह्मानंद रेड्डी, और दूसरे का नाम था कांग्रेस आई, जिसकी कमान इंदिरा गांधी के पास थी। मगर उस समय देश में माहौल जनता पार्टी के हक में बना हुआ था। जब नतीजे आए तो बहुमत किसी के पास नहीं था। नतीजतन जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के नाम पर कांग्रेस के दोनों धड़ों ने मिलकर सरकार बना ली। मुख्यमंत्री बने वसंत दादा पाटिल, जो कांग्रेस आर गुट के नेता थे। शरद पवार वसंत दादा पाटिल के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे। सरकार मार्च में बनी 1978 और जब जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था, उसी दौरान शरद पवार कांग्रेस आर के 40 विधायकों के साथ अलग होकर वसंत दादा पाटिल की जो सरकार थी उसको अल्पमत में ला दिया। सरकार गिर गई। पवार ने समाजवादी कांग्रेस नाम की एक नई पार्टी बनाई और जिस जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस के दोनों गुट साथ आए थे, उसी जनता पार्टी का समर्थन लेकर सरकार बना ली। पवार ने एक फ्रंट बनाया जिसमें सीपीएम, श्वेतकारी कामगार पक्ष जैसे दल भी शामिल थे। बहुमत की खातिर इन दलों को साथ लाया गया था और उस फ्रंट का नाम था प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। महज 38 साल की उम्र में शरद पवार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन गए। सरकार भले 18 महीने ही चली, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पवार का कद बहुत बड़ा हो गया। आज जब समय पलटा तो पवार के भतीजे अजित पवार चाचा के नक्शे कदम पर चलते दिखने लगे। अजित पवार एक समय से महसूस करते रहे हैं कि उनको अपनी राह अलग करनी होगी और इसके संकेत वे देते रहे। पार्टी के अंदर विधायकों के एक बड़े धड़े के टूटकर अजित पवार के साथ जाने की चर्चाएं भी पवार की परेशानी का कारण बनती रही।
अपनी बायोग्राफी के विमोचन पर पवार ने अचानक अपने इस्तीफे का बम फोड़कर एनसीपी के अंदर कोहराम मचा दिया। केला होता, साहेब निमंत्रित होते ते कार्यक्रमचे देशाचे सगळे पक्षाचे, मायावतीचे, मुलायमचे, काँग्रेसचे माजी मंत्री सगळे आले होते। अजित उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विधानसभेच्या समितीची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। पवार ने शायद यह सोचकर पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया कि मेरे इस फैसले से अजित पवार और उनके साथ पार्टी के जो नेता अंदर खाने खेल कर रहे हैं वह खराब हो जाएगा। पवार ने जैसे ऐलान किया, जितने लोग बैठे हुए थे वहां हड़कंप मच गया, कोहराम मच गया, कई लोग चिल्लाने लगे, कई लोग रोने लगे। दबाव नेताओं कार्यकर्ताओं का ऐसा हो जाएगा कि वे भेदिए और भीतरघाती ना कहलाएं, इसके चलते वे चुप हो जाएंगे। पवार ने शायद यही सोच रखा है। तस्वीरों पर गौर कीजिएगा, जो वीडियो आज का दिखा है। शरद पवार की दाईं तरफ कुर्सी पर अजीत पवार बैठे हुए थे और पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल खड़े थे। जब शरद पवार की बात खत्म हो गई और सामने कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं का रोना धोना थोड़ा कम हुआ तो अजीत पवार ने माइक उठाया। आता पवार साहेबांना घरी जाऊ द्या, आम्ही थोडा वेळ तुम्हाला सगळ्यांच्या इथं थोडा वेळ थांबतो, नंतर आम्ही पण घरी जाऊन साहेबांना कन्व्हिन्स करतो आणि साहेबांचा निर्णयाच्या बद्दल साहेबांशी चर्चा करून त्याच्यातनं मार्ग काढायचा। आता सगळ्यांचं ऐकून घेतलंय, सगळ्यांनी आपापल्या परीने भावना तीव्र केल्या। आता संजयनी पण सांगितलं की आता वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये देखील कार्यकर्ते फार नाराज झालेले आहेत आणि ते त्यांचं मत तिथं व्यक्त करतायत। त्याच्यामुळं आता साहेबांना गेल्यानंतर आम्ही 4-5 वाजता तिथं जाऊ सिल्वर रोडला, साहेबांना सांगू आता साहेब एवढं सगळं झालेलं आहे तर आपण थोडंसं। राजनीति में सामने वाले की चाल को पहले समझकर अपना पत्ता तैयार नहीं रखने पर मामला बिगड़ जाता है। लेकिन अजित पवार तैयार थे। सुना आपने न क्या कहा उन्होंने? पवार साहब हमारे सब कुछ हैं। उन्होंने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया, इस पर हम सबको हैरत है। लेकिन अगर कर लिया है तो फिर रो धोकर उन पर दबाव डालना ठीक नहीं है। वे हमारे मार्गदर्शक हैं और जो भी पार्टी का नया अध्यक्ष होगा जाहिर है उनसे आदेश लेकर के ही काम करेगा। वैसे भी जो पार्टी समय पर नेतृत्व में बदलाव नहीं करती है उसका क्या हाल होता है आपको कांग्रेस को देखना चाहिए। आप यहां अजीत पवार की चाल देखिए। उनको लग गया कि बैठे बिठाए मुंहमांगी मुराद झोली में गिर पड़ी है तो इसको गंवाना ठीक नहीं है, मौका बहुत मुफीद है, सही है। पवार के पीछे खड़े प्रफुल्ल पटेल ने अजीत पवार के बाद माइक संभाला। ऐसा लग रहा था कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और प्रफुल्ल पटेल ने यह बता दिया कि शरद पवार के लिए वही अच्छा है जो उन्होंने किया। कमिटीचा विषय कमिटीचा विषय नाही, आम्हीच लोक बोलणार आहोत। काय कमिटीचा विषय नाही आहे। आम्ही काय साहेबांना काय दुसरा काय थोडी सुचवणार आहोत की तुम्ही तुमच्या पद्धतीने निर्णय करा। आम्ही तुमची भावना पण थोडं म्हणजे असं आहे त्याची थोडी पद्धतशीर आम्हाला करू दे अशी आमच्याकडून तुम्हाला विनंती आहे। अपने फैसले पर विचार करेंगे और जो उन्होंने फैसला किया है उसको भी हमें मानना चाहिए। दोनों बातें। खेल देखिए, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के भरोसेमंद जाने जाते हैं, लेकिन सियासत में संबंध एक तरह की सौदागरी होती है। सौदा जिधर फायदे का, संबंध उधर कायदे का। प्रफुल्ल पटेल ने जो भी कह दिया कि पवार साहब के फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए, यह बात बहुत सोच समझकर कह दिया। इस समय शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार के चेहरे सारी कहानी बताने के लिए काफी थे। तस्वीरों पर आप गौर कीजिएगा।
राजनीति में जो होता है उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है, मगर चेहरे सच का आईना लिए होते हैं। पवार की पत्नी रो पड़ी और पवार इस जगह से जहां उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया, जहां उन्होंने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान किया, इस सभागार से एक थके हारे महारथी की तरह निकले, गोया सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए हों। फिलहाल बाजीगर भतीजे अजीत पवार दिख रहे हैं। सगळे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं, साहेब तुम्ही जे आहे नेतृत्व करा. केसी त्यागीने सांगितलं, सुबोधकांत सहायने सांगितलं, किंवा दानिश अली के बीएसपी एनसीपी के कार्यकर्ताओं नेताओं का दबाव जारी है, कोहराम जारी है, पार्टी के भीतर गेम ऑन है। चाहे अजीत पवार हो या प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल हो या सुनील तटकरे, ऊपर से सब कह रहे हैं कि पवार साहब ही सब कुछ है। उनके फैसले को लेकर फिर उनसे बातचीत होगी, लेकिन अगर आप जो नहीं कहा जा रहा है उसको समझें तो मतलब ये है कि अच्छा हुआ है, अब कुछ फैसले खुद हम लोग कर पाएंगे। पवार की जो राजनीति रही है वह ऐसी रही है कि बाएं हाथ का दाएं को पता नहीं होता है। इसलिए कुछ लोगों की राय में यह शरद पवार का अपना खेल हो सकता है, जिसके जरिए वो बीजेपी को खुद से बिना समर्थन दिए समर्थन दे सकते हैं, या फिर वे अपने सामने ही पार्टी की बागडोर आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, मगर इन बातों को आजमाना भी जरूरी है। अगर ऐसा है जैसा कि माना जा रहा है तो कुछ सवाल लाजमी है। पवार ने अपनी बायोग्राफी के विमोचन पर अचानक ये ऐलान क्यों किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं? अगर उनकी सेहत साथ नहीं दे रही, जैसा कि अजीत पवार कह रहे हैं, तो इस्तीफा में पवार ने क्यों लिखा कि मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा, मैं पुणे रहूं, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा, ये बीमार आदमी कहता है। पवार अगर कहते हैं कि इस उम्र में आकर ये पद नहीं रखना चाहता हूं, जैसा कि इस्तीफा में वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी और को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो फिर वे कारण क्यों नहीं बता रहे? अगर वे अगले 3 साल तक संसद बने रहते हैं, देश भर में घूमने की बात कहते हैं, तो फिर अध्यक्ष का काम संभालने में क्या परेशानी है? अगर वे पार्टी की बागडोर अपनी आंखों के सामने सौंपना और उसे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या वे वह तरीका अपनाते जो उन्होंने अपनाया? क्या पवार जैसे माहिर नेता को ये नहीं पता कि उनके कहने भर से जब सब कुछ हो सकता है तो औपचारिक तरीके से चीज़ों को क्यों नहीं रखा जाए? वह काम वो क्यों नहीं करेंगे बजाय इसके कि वो करेंगे इसमें बखेड़ा हो, और यह बात उन्हें बखूबी पता भी हो। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल अचानक इस्तीफा विस्फोट को लेकर क्यों बिल्कुल हैरान परेशान नहीं दिखे, जबकि बाकी लोग अचानक अचंभे में आ गए, शोरगुल मच गया। बल्कि इन दोनों ने, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पवार साहब के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। फैसला क्या? इस्तीफे का। जाहिर है मामला पेचीदा है और एनसीपी के अंदर खाने चल रहे खेल से जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए शरद पवार, अजीत पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, इन तीनों के हालिया बयानों और कुछ घटनाओं से होकर आपको चलना पड़ेगा। 17 अप्रैल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी कि 27 अप्रैल को शरद पवार ने कहा कि रोटी सही समय पर नहीं पलटे तो कड़वी हो जाती है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। पवार के इस बयान को सियासी हलकों में कई तरीके से लिया गया, इसके कई मायने निकाले जाने लगे। और सुप्रिया सुले के बयान के 15वें दिन, क्योंकि उन्होंने कहा कि 15 दिन में 2 विस्फोट होंगे, एक हो गया, और 15वें दिन यानी कि 2 मई को पवार ने अचानक अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान करके दूसरा विस्फोट कर दिया। सुप्रिया ने बयान दिया था 2 बड़े विस्फोट वाला। उसी समय एनसीपी में अजीत पवार के पार्टी छोड़ने की खबरें तेज थीं और माना जा रहा था कि वे 40 विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
मगर अजीत पवार ने इस पर कहा ये कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है, किसी विधायक का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है और बीजेपी में जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इसी दौरान कुछ जगहों पर अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बैनर टंगे और वो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखे गए। अजीत पवार ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी 2024 के आम चुनाव का इंतजार करने की बजाय किसी भी समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करने को तैयार है। यह अजीत पवार के हालिया ताज़ा बयान है। क्या इतना कुछ काफ़ी नहीं है यह समझने के लिए कि शरद पवार के परिवार के अंदर और पार्टी के भीतर एक युद्ध चल रहा है? पवार का इस्तीफा अजीत पवार और उनके साथ के लोगों को ये बताने के लिए है कि पार्टी का वजूद ही उनसे है और अगर उन्होंने कमान छोड़ दी तो पार्टी के लोग उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने पवार को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बवाल तो जाहिर तौर पर हो ही गया है और नेताओं कार्यकर्ताओं के हंगामे के चलते पवार को मनाने की बात भी की जाने लगी है। मगर इस फसाद का कारण सत्ता के साथ या सत्ता की खातिर होने वाली बेचैनी है। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, सब तुम आगे बढ़ो, सब तुम आगे बढ़ो। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्र। ये तस्वीर आपके सामने अभी नहीं होगी, इस तरह का माहौल ऐसा नहीं है कि सभागार का, लेकिन एनसीपी के भीतर कार्यकर्ताओं नेताओं का दबाव कमोबेश ऐसा ही बना हुआ है शरद पवार के इस्तीफे को वापस लेने और जो लोग उनके इस्तीफे को सही ठहरा रहे हैं उनको पीछे कदम खींचने की खातिर। आगे बढ़ने से पहले पवार खानदान के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गोविंद पवार और शारदा पवार के 4 बेटे और 1 बेटी थे। शरद पवार उन औलादों में तीसरे नंबर पर। उनसे बड़े 2 भाई अप्पा साहब और अनंत राव और उनसे छोटे शरद पवार से छोटे प्रताप और बहन सरोज पाटिल। अप्पा साहब के 2 बेटे रंजीत और राजेंद्र जो आपको ग्राफिक्स में सामने आपके नजर आ रहा होगा, जबकि दूसरे भाई अनंत राव के बेटे हैं अजीत पवार, शरद पवार से ठीक बड़े भाई के बेटे। शरद पवार की इकलौती बेटी है सुप्रिया सुले जो पार्टी के संसदीय दल की नेता हैं, यानी कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले चचेरे भाई बहन हैं और यह जो शरद परिवार का कुनबा है वो आपके सामने है। राजनीति में ज़्यादातर लोग हैं। एक अंडरस्टैंडिंग रही पार्टी के भीतर कि सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेंगी और अजीत पवार महाराष्ट्र की। अजीत पवार ने शरद पवार की जो सियासी विरासत है उसमें अपनी पैठ जमाने और नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने से जोड़ने में बहुत मेहनत की, समय लगाया और बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। आज अगर शरद पवार के साए में खड़े हुए नेता भी अजीत पवार के साथ हैं या उनके कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार दिख रहे हैं तो उसका कारण ये है कि अजीत पवार ने उनको यानी उन नेताओं को अपने भरोसे में करने के लिए अपना काफ़ी कुछ लगाया है या फिर उनकी खातिर वक्त पर खड़ा होकर अपनी लीडरशिप को साबित किया है। सुप्रिया महाराष्ट्र की राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं रही, लिहाजा संगठन पर उनकी पकड़ अजीत पवार की तरह नहीं है। मगर शरद पवार जिनको यह लगता है कि पिछले 50 साल की उनकी जो राजनीति है और एनसीपी को खड़ा करने की 24 साल की उनकी जो मेहनत है वो सीधे सीधे भतीजे को कैसे चली जा सकती है। उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात बैठी हुई हो सकती है कि उनकी खेती जिसमें उनका खून पसीना मेहनत लगा हुआ है वो विरासत उनकी बेटी को जानी चाहिए। लिहाजा वे सुप्रिया को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। उधर अजीत पवार हैं जिन्होंने सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पाल रखी है और कोई भी ऐसा फैसला वो चाहते नहीं हैं जिससे उनके अरमान के पूरा होने में परेशानी खड़ी हो। टकराव का कारण यही है। यह एनसीपी के अंदर झांकने और समझने का मादा रखने वाले पत्रकार और राजनेता भी मानते हैं।
ये एनसीपी के अंदर जो कुछ भी आज की तारीख में आप देख रहे हैं वो महज एक लाइन में तय नहीं हो सकती है कि शरद पवार पार्टी कमान इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इसलिए कि वो बीमार रहने लगे हैं, या इसलिए कि उम्र का असर उन पर हो गया है। ये सारे कारण जो हैं वो बेमानी है। कारण यहाँ है, वहाँ मैं आपको लेकर के चलता रहा हूँ और वहाँ तक लेकर चल रहा हूँ। अब सवाल ये है कि अजीत पवार को क्यों लगता है कि उनके सीएम बनने का चांस बन सकता है और तैयारी पहले से रखनी चाहिए, यह उनको अंदाज़ा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में अक्टूबर 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 7 चुनाव लड़ने वाली पार्टियां बीजेपी और शिवसेना, इन दोनों के बीच चुनाव के बाद बात नहीं बनी और दोनों में इस बात को लेकर के मतभेद रहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी का। उद्धव ठाकरे इस बात पर अड़े रहे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उन्हीं को मिलनी चाहिए। बात बिगड़ गई। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी। मामला चूंकि बन पा नहीं रहा था, तालमेल बैठ नहीं रहा था, सीटों को लेकर के, कैबिनेट को लेकर के, सरकार के कॉमन एजेंडे को लेकर के बात बन नहीं पा रही थी, लिहाजा एक वक्त था और इसी वक्त का फायदा अजीत पवार ने उठाया। 23 नवंबर 2019 को सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने राजभवन में जाकर के शपथ ली। फडणवीस सीएम के तौर पर, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। यह बात जैसे ही पता चली, शरद पवार को उनको सांप सूंघ गया। पवार ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, जिसका विमोचन हुआ, उसमें वो इस घटना के बारे में भी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि 23 नवंबर 2019 को फोन आया कि अजित और एनसीपी के कुछ विधायक राजभवन में हैं और अजित फडणवीस के साथ शपथ ले रहे हैं। जब मैंने राजभवन में मौजूद कुछ विधायकों को फोन किया तो मुझे पता चला कि केवल 10 विधायक ही वहां पहुंचे हैं और उनमें से एक ने मुझे ये बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें बताया गया है कि मेरा, यानी कि शरद पवार का, अजित को समर्थन है। एनसीपी विधायकों को राजभवन ले जाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया है। यह बात शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। शरद पवार ने उस वक्त जो बिगड़े हालात थे उनको अपने मुताबिक संभाल जरूर लिया और इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट को वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में संभालते रहे। अजित लौट करके आ गए, सरकार महाविकास अघाड़ी की बनी और उसमें अजित भी मंत्री बन गए। अजित पवार को मंत्री पद चाहिए था और वो मिल गया। पिछले साल वह अघाड़ी सरकार गिर गई। शिवसेना का बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना बैठा। अलग हुए धड़े को चुनाव आयोग ने शिवसेना का जो चुनाव निशान है, धनुष तीर, वो दे दिया और शिवसेना की बतौर पार्टी जो हैसियत है वह भी उस गुट को दे दी। अब एक संकट है जो शिवसेना में बगावत के समय से ही चल रहा है और वही संकट जो है वो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर तलवार की तरह लटक रहा है और वही संकट अजीत पवार के भीतर अपने लिए मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद दे रहा है। वो क्या है? पिछले साल 20 जून को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों के साथ बगावत कर दी। 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 35 विधायकों का समर्थन है और 25 जून को स्पीकर ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी, जिसमें शिंदे भी शामिल थे। इस फैसले के खिलाफ वो सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए इसको लेकर के तरह तरह की उम्मीदें, अटकलें हैं। अगर अदालत शिंदे गुट को या शिंदे के उन 16 विधायकों को जिनकी सदस्यता पर सवाल है रद्द कर देता है तो मौजूदा सरकार संकट में आ जाएगी। ऐसे में अजीत पवार को लगता है कि एनसीपी से अगर 35-40 विधायकों को लेकर वो बीजेपी से मिल जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की जगह सीएम की कुर्सी उनको नसीब हो सकती है। बीजेपी का साथ देने के लिए पार्टी तोड़ने की जरूरत इसलिए उन्हें महसूस हो रही है क्योंकि पवार बार बार कह चुके हैं कि वे किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं देंगे। अपनी बायोग्राफी के पेज नंबर 319 पर पवार ने क्या लिखा जानते हैं? वो लिखते हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार सिर्फ सत्ता का खेल नहीं थी, अन्य पार्टियों को दबाकर
अन्य पार्टियों का महत्व किसी न किसी तरीके से खत्म करके राजनीतिक वर्चस्व निर्माण करने वाली भाजपा को यह करारा जवाब था। महाविकास अघाड़ी की सरकार भाजपा को देश में मिली सबसे बड़ी चुनौती थी। यह सरकार अस्थिर करने का प्रयास होगा, इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। पवार अघाड़ी सरकार को चलते देखना चाहते थे, नहीं हुआ। वे शिवसेना को बगावत के चलते टूटने से रोकना चाहते थे, नहीं हुआ। सेना टूटी और एक नई सरकार बन गई बीजेपी के साथ। और आज शरद पवार अपनी पार्टी के अंदर भतीजे अजित पवार की बगावत को थामना चाहते हैं। इसका नतीजा अभी सामने नहीं आया है, मगर इसको रोकने की खातिर ही पवार ने इस्तीफे का दांव खेला है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के गुस्से को अजीत पवार और उनके साथी भांप रहे हैं। अजीत ने कहा भी है कि साहब ने समय मांगा है फैसले पर विचार करने के लिए, मगर पवार बहुत संभव है यह समय इसलिए दे रहे हैं या ले रहे हैं ताकि अजीत पवार एंड कंपनी को पता चल सके कि शरद पवार होने का मतलब क्या है और शरद पवार के खिलाफ एनसीपी के भीतर कुछ भी करने का अर्थ क्या होता है। कुल मिलाकर के आप यह मानकर चलिए कि एनसीपी के भीतर शरद पवार के इस्तीफे के बाद भी खेल चालू है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।